हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैनिता पब्लिक स्कूल। आई एम शिवम पांडे एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन. It is part of your chapter life process. I have already taught nutrition and respiration. Now it's time for transportation. If you haven't watched the videos of nutrition and respiration, please do watch those videos. And if you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon to get regular notifications of the videos being uploaded on my channel. Let's move forward. In this topic we are going to learn transportation, function of transportation, transportation in human being, kind of blood vessels, blood group, the human heart, double circulation, transportation in plant and transpiration. It's a very important chapter for class 10th students. Please watch the video till end and with full concentration. Let's start. Transportation. It is the movement of materials from one part of to another, usually from the region of their availability to the region of their use, storage or elimination. कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि हम मटेरियल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं, नॉर्मली उस जगह से जहाँ पर वे ढेर सारी मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसी जगह से हम उस जगह भेजते हैं जहाँ पर उसका इस्तेमाल होना है, जहाँ पर उसका भंडारा होना है, या जहाँ पे उसको जिस जगह से उसको बॉडी से बाहर निकालना है. तो हम हमेशा ट्रांसपोर्ट किस आधार पे करते हैं कि भाई जिस जगह पे किसी मेटल की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो या तो हम उस जगह से दूसरी जगह भेजेंगे यूज करने के लिए, या फिर स्टोर करने के लिए, या फिर बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए. अगर वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो उसका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा. तो इन सभी पर्पज़ के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. तो हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फूड. इट इज अवेलेबल एट particular points, e.g. leaves in plants, alimentary canal in animals. Food has to be transported to every living cell of the body for extraction of energy and materials. फूड जो है यह कुछ खास जगहों पे पाया जाता है, जैसे प्लांट्स के अंदर लीफ में पाया जाता है और एनिमल्स में एलिमेंट्री कनाल के अंदर प्रेजेंट होता है. फूड को हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है हर लिविंग सेल के पास, मतलब हर जीवित कोशिका के पास भोजन पहुंचना चाहिए, ताकि जो सेल है उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करे, एनर्जी को बाहर निकाल सके और बॉडी के लिए यूज कर सके. मेटाबॉलिक गैसेस. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू मेटाबॉलिक गैसेस. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय एवरी लिविंग सेल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट फर्स्ट. इतना समझा दूँ. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो मेटाबॉलिक गैसेस हैं जो ह्यूमन बॉडी या प्लांट सभी लिविंग सेल्स में पाई जाती हैं. ऑक्सीजन जो है हर लिविंग सेल को चाहिए सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए, इसलिए इसको हमेशा बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर हम ले आते हैं. तो पहले इसको हम कहाँ लेके आते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस पे लेके आते हैं. उसके बाद हम इंडिविजुअल सेल के अंदर भेजते हैं, एनिमल्स हो, ठीक है, तो या तो सीधे भेजते हैं या हम सीधे प्लांट सेल्स में भी भेजते हैं. तो पहले हम ऑक्सीजन को कहाँ भेजते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस. अब रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, तो ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो लंग्स हैं, और प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा है जो लीव्स के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. इट इज पास्ड आउट फॉर एलिमिनेशन. तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए ज़रूरी है रिस्पिरेशन कराने के लिए, इसको हम बाहर से अंदर ले आते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिस्पिरेशन होने के बाद एक बाय प्रोडक्ट बनता है, बचा हुआ वर्ज्य पदार्थ है जिसको बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा. एक हार्मफुल प्रोडक्ट है. वेस्ट प्रोडक्ट्स. वर्ज्य पदार्थ. टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. दे हैव टू बी एक्सक्रीटेड. फॉर दिस दे आर फर्स्ट टेकन टू किडनीज फॉर सेपरेशन, ट्रांसलोकेटेड टू यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टोरेज एंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू द रीजन ऑफ एलिमिनेशन. तो यहाँ पे सारा फंक्शन किडनी का बता दिया गया कि जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो जहरीले वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको वे ज़्यादातर कब निकलते हैं, मेटाबॉलिज्म के दौरान उनका उत्पादन होता है, प्रोड्यूस हो जाते हैं. अब इनको हमें बॉडी से बाहर निकलवाना होता है, इसलिए पहले इन्हें किडनी तक ले जाया जाता है, जहाँ पे किडनी इनको अलग करती है, फिर इनको यूरिनरी ब्लैडर में भेजती है ट्रांसपोर्ट करा के,
जहाँ पे स्टोर होते हैं और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यह एलिमिनेशन वाली क्षेत्र में जाते हैं, तो ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। जब इनकी मात्रा यूरिनरी ब्लैडर में ढेर सारी हो जाती है या यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो बॉडी इसको बाहर निकाल देती है। वाटर, प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉयल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स। पौधे जो हैं अपने रूट्स यानी कि जड़ की मदद से पानी को सोख लेते हैं, उसके बाद शरीर की या उनके बॉडी के सारे हिस्सों में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यातायात कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हार्मोन्स, दे आर फॉर्म्ड इन पर्टिकुलर रीजन्स फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरियाज ऑफ देयर फंक्शनिंग। हार्मोन्स जो हैं किसी खास जगह में बस बनाए जाते हैं, उनका उत्पादन एक खास जगह पे होता है, वहाँ से दूसरी जगह पे जहाँ पे इनका काम होता है उस जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं उन्हें ब्लड की मदद से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हार्मोन्स ब्लड की मदद से अपनी जगह पे चले जाते हैं। ज़्यादातर बोल रहा हूँ, ज़्यादातर हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के लिए डक्ट्स भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग, मनुष्यों में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इन ह्यूमन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, nutrients, hormone and other substances to tissue, CO2 to the lungs and waste products to the kidneys is carried out by a well-defined circulatory system. In lower organisms, material is transported by diffusion. मनुष्य में ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गए, हार्मोन्स हो गए और भी दूसरी चीज़ें, ठीक है, जो टिश्यूज के पास है। कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक भेजना होता है। ये सभी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं किडनी के पास भेजना है। इन सबको पहुंचाने के लिए एक अच्छे से सर्कुलेटरी सिस्टम बना है, मतलब एक पूरा परिसंचरण तंत्र बना है, पूरा नसों का जाल बना है जो कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, जो सारी चीज़ें हैं सबको पहुँचाने का काम करती हैं। जो छोटे जीव हैं यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, इन सभी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है। वहाँ पे कुछ नहीं करना है, डिफ्यूजन की मदद से ऑक्सीजन अंदर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी मटेरियल बाहर निकल जाएंगे। Circulatory system, it comprises of the heart, blood vessels, blood, lymphatic vessels, lymph, which together serve to transport materials throughout the body. सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ भी है, ये सभी मिल करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाते हैं, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन हायर एनिमल्स, जो उच्च श्रेणी के जीव हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो ब्लड है, पंपिंग आर्गन हार्ट है, क्योंकि इसके बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है। सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड वेसल्स का पूरा तंत्र है जो ब्लड को क्या करता है, बांटता है और इकट्ठा करता है। कंसिस्टिंग ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीन तरह के ब्लड वेसल्स होती हैं। यहाँ पर ब्लड के पार्ट्स देख लीजिए। ब्लड में क्या होता है, ब्लड किससे बना है, प्लाज्मा, प्लाज्मा सीरम और प्रोटीन से मिलकर बना है। बाकी ब्लड सेल्स होती हैं एरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें रेड ब्लड कॉर्पसेस कहते हैं, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेस कहते हैं, और प्लेटलेट्स। तो इन सारे कंपोनेंट से मिलकर आपका ब्लड फॉर्म होता है, बनता है। ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, RBC और एरिथ्रोसाइट्स, तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, याद कर लीजिए। दीज आर माइन्यूट circular biconcave disc having no nucleus. They look red due to the presence of red color pigment hemoglobin. Red blood cells have lifespan about 120 days. They are produced in bone marrow, number is 4.5 to 5 million per cubic millimeter. ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, बाइकनकेव होते हैं। बाइकनकेव मतलब भी कह दो कि एक ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो दोनों साइड से सेंटर में क्या होगा, दबा हुआ होगा। या फिर यूँ कहूँ तो आप सबने बालूशाही खाई है, अगर आप सबने बालूशाही खाई है, एक मिठाई है, तो देखते हैं कि बीच में दोनों तरफ क्या होते हैं, दबे होते हैं। या आपकी मम्मी जब घर पे वड़े बनाती हैं तो वड़ों को ऐसे देखो फिंगर से क्या करती हैं, बीच में प्रेस कर देती हैं, तो उसको हम बाइकनकेव शेप बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बाइकनकेव शेप का होता है। ऐसे चलो मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। यह हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पदार्थ है, जिसकी वजह से रेड कलर का होता है। इसका जो जीवन चक्र है 120 दिन का है। एक जो कोशिका है 120 दिन तक जिंदा रहती है। इसकी मात्रा की बात करें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में
4.5 टू 5.5 मिलियन होती है, मतलब 45 लाख से 50 लाख 1 क्यूबिक मिलीमीटर में पाई जाती है, मतलब 1 मिलीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, इतने में कितनी होती है? 45 लाख से 50 लाख सेल्स होती हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं, चलो। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यूज। हीमोग्लोबिन क्या करता है? लंग से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, वही इसका मेन पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन की कमी से आपके अंदर एनर्जी कम होगी, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। हीमोग्लोबिन की कमी होने पे आपको एनीमिया नाम की बीमारी होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वह आयरन से फॉर्म होता है। WBC और वाइट ब्लड सेल्स ऑफ कॉर्पसल्स। अब हम WBC की बात करते हैं, जिन्हें वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, कॉर्पसल्स भी कहते हैं। दीज आर लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स एंड आर लेस न्यूमरस देन एरिथ्रोसाइट्स। ये बड़े होते हैं साइज में, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन ये सेल्स कैसी हैं? कलरलेस है, इनका कोई रंग नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की होती हैं। रेड ब्लड में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और इनकी संख्या जो है वह रेड ब्लड सेल की तुलना में काफ़ी कम होती है। देयर आर अबाउट 5000 WBC पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड। 1 ml ब्लड में 5000 WBC पाए जाते हैं। 1 मिलीलीटर 1 ml ब्लड अगर मैं ले लूँ तो उसमें कितने होते हैं? 5000 WBC प्रेजेंट होते हैं। अब WBC में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल होता है, एसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, सब WBC के कंपोनेंट्स हैं। अब इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, पहला होता है ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या है? न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, और एग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अगर है एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल को अगर बाहर ऐसे गोलाकार में रखोगे तो ऐसा दिखेगा, और उसको अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल रखोगे तो आपको ऐसा दिख जाएगा। प्लेटलेट्स आपको इस तरह से दिखाई देंगी, तो आप सबको देख लो कौन कैसा दिखता भी है। ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में डिफरेंस। दे हैव अ ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म एंड लोब्ड न्यूक्लियस। इनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेनुलर होता है, दानेदार होता है, और न्यूक्लियस जो होता है लोब्ड होता है, मतलब उसमें इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स में जो होता है इसमें कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, कोई दाने नहीं होते हैं, और एक बड़ा सा, ठीक है, गोला न्यूक्लियस पाया जाता है, कोई लोब्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ब्लड प्लेटलेट्स। अब ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं उनकी बात कर लो। प्लेटलेट्स आर राउंडेड, कलरलेस, बाइकन्वेक्स एंड नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स। पहली बात तो ये गोल होते हैं, कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता प्लेटलेट्स का। बाइकन्वेक्स होते हैं, कन्वेक्स समझते हो ना, इस तरह से होते हैं। बाइकन्वेक्स मतलब दोनों तरफ से क्या होते हैं? कन्वेक्स शेप के होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती प्लेटलेट में, तो आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं पाई जाती, प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? WBC में पाई जाती है। इनका मेन काम होता है, ठीक है, ब्लड कोगुलेशन करना, खून का थक्का बनाना, उन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्लॉट्स को जो फॉर्म होते हैं उन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो मेन काम ही होता है कोगुलेशन फॉर्म करना। आपको कभी भी चोट लगती है, आप उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखते हो, देखते हो बाद में अपने आप खून रुक जाता है। तो वो होता है कि जैसे ही चोट लगती है प्लेटलेट्स फटाफट क्या होती हैं, जिस जगह पे कट लगा होता है वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होती हैं। थोड़ी देर के अंदर वो क्या करती हैं, वहाँ की वाल को काफ़ी थिक बना देती हैं, और ब्लड का फ्लो जो है बाहर की ओर रुक जाता है, खून अपने आप निकलना बंद हो जाता है। मतलब जैसे ही अच्छे से क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है, जो कि क्लॉट थक्का क्या है, एक दीवार है वहाँ पर, तो खून को रोकने के लिए ये थक्का बनाती हैं और ब्लड को स्टॉप कर देती हैं। काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स कितने तरह की हैं? तो ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं। मनुष्य में 3 तरह की पाई जाती हैं। पहला है आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट एंड सप्लाई टू ऑर्गन्स। दीज आर थिक मस्कुलर वॉल्ड एंड डीप सीटेड। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। दे डू नॉट हैव वाल्व्स। आर्टरी जो है ये हार्ट से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड को ले जाती हैं। तो अब हार्ट से बॉडी तक लेके जाएंगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगी, यानी कि वह ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। सभी जो आर्टरीज हैं वे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हीट होती हैं, केवल एक आर्टरी को छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जाती है। कहाँ से? आपके हार्ट से लंग तक। तो एक एक्सेप्शन है, इसको याद कर लीजिएगा। और इस आर्टरी में वाल्व्स नहीं होते,
बात करते हैं वेन्स की। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट टू द हार्ट थ्रू टू बिग वेन्स, द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। वेन्स कैरी deoxygenated blood except pulmonary veins. Veins are thin walled and placed more superficially. They contain valves. तो आर्टरीज में वाल्व्स नहीं होती हैं लेकिन वेन्स में वाल्व्स होती हैं। वेन्स जो है ये क्या करती हैं, आपके सारे बॉडी ऑर्गन से, टिश्यू से क्या करती हैं, खून को इकट्ठा करती हैं। अब जब हार्ट से ब्लड कहाँ गया, सारे ऑर्गन्स में, टिश्यू जा गया, तो जो ऑक्सीजन आया था साथ में वो यूज हो गया। अब उसके अंदर क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करती हैं और वापस कहाँ ले जाती हैं, हार्ट के पास ले जाती हैं। दो वेन्स होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो जो सुपीरियर वेन्स हैं, ये मान लो आपका पूरा क्या है, बॉडी हो गया, ठीक, यहाँ से ये हार्ट हो गया। अब एक वेन कहाँ जाती है, ऊपर की ओर, एक वेन कहाँ आती है, नीचे की ओर। तो ऊपर वाली जो ब्रेन के पास आई है, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसको हम सुपीरियर वेन बोलते हैं। और नीचे जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर बोलते हैं। तो जो यहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर इसलिए हैं क्योंकि बॉडी में टोटल जो ब्लड है उसका 60% कहाँ जाता है, ब्रेन के पास, बचा 40% कहाँ जाता है, निचले लोअर ऑर्गन्स में और सारे बॉडी पार्ट्स में। तो जो ब्रेन के पास वेन्स जाती हैं उन्हें सुपीरियर कहते हैं और जो नीचे की उन्हें इन्फीरियर कहते हैं। केवल एक वेन है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, जो वेन हार्ट से निकल के कहाँ जाती है, सॉरी, लंग से निकल के कहाँ जाती है, हार्ट में। लंग से निकल के कहाँ जाती है, हार्ट में जो वेन जाती है उसको पल्मोनरी वेन कहते हैं। या सिंगल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और वेन्स के अंदर वाल्व्स होती हैं, इसलिए होते हैं ताकि ब्लड वापस क्या हो, न जा सके, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए कि अगर ब्लड वापस जाना चाहेगी तो वाल्व क्या करेगा, क्लोज हो जाएगा और ब्लड वापस जा नहीं पाएगा उसके अंदर से। लास्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड एंड नैरो। ये बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और संकीर्ण होती हैं। दे आर क्लोजली प्लेस्ड विद द सेल्स ऑफ द टिश्यू इन द ऑर्गन। ये जो ऑर्गन है उनके टिश्यूज के बहुत पास होती हैं, बहुत पतली होती हैं, मतलब आर्टरीज और वेन्स दोनों से पतली होती हैं, ठीक। तो जो ये इतनी पतली होती हैं कि हर सेल तक पहुंच सकती हैं। ऑक्सीजन एंड फूड पास इनटू द सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट पास इनटू द कैपिलरीज फ्रॉम द सेल्स। अब क्या होता है कि इनके अंदर से जो ऑक्सीजन है और जो फूड है वो सेल्स में चला जाता है और सेल्स के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वेस्ट मटेरियल है वो वापस कहाँ जाता है, कैपिलरी में आ जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, द फॉलोइंग टर्म्स शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड बिफोर स्टडिंग ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें अच्छे से पता होना चाहिए। एंटीजन और एंटीबॉडी, यही दो टर्म आपको समझाना चाहते हैं यहाँ पे। एंटीजन, a substance capable of stimulating the formation of an antibody is called antigen। एक पदार्थ जो क्या करेगा, जो कि एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या करेगा, सेल को एक्साइट करेगा, बढ़ावा देगा, जो कहेगा कि आप एंटीबॉडी बनाओ। यूँ समझो कि हमारी बॉडी में कोई बाहर का दुश्मन, ठीक है, पैथोजन एंट्री कर जाता है। अब जब दुश्मन आएगा तो उसको पहचानेगा कौन, तो यही जो एंटीजेंस हैं ये क्या करेंगे, फॉरेन मटेरियल को पहचानेंगे और कहेंगे कि इसको मारने के लिए क्या तैयार करो, एंटीबॉडी तैयार करो। तो एक एंटीजन का यही काम होता है कि जो स्टिमुलेट करेंगे उसको समझा के रेडी करेंगे कि चलो अब तुम्हें एंटीबॉडी को बताएंगे कि तुम्हें अब बनाना है, सेल्स को ये बात बताएंगे। इट इज एनी सब्सटेंस, अ बैक्टीरिया और वायरस दैट द बॉडी रिगार्ड्स एज फॉरेन एंड इट मे बी फॉर्म्ड इन आवर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। इट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग सम डिजीज इन द बॉडी एंड आर प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द डोनर। कह रहा है कि ये कोई सब्सटेंस हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, ठीक, जिसको बॉडी क्या मानती है, विदेशी मानती है, बाहर का मानती है, ठीक। यह बॉडी के अंदर पहले से बन सकता है, ठीक है, या बॉडी को के अंदर बाहर से अंदर भेजा जा सकता है, यह बीमारी पैदा करने में सक्षम है, ठीक। और यह जो भी डोनर होता है उसके रेड ब्लड सेल में पाई जाती है। तो हमेशा रेड ब्लड सेल में एंटीजन पाई जाती है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। It is a specialized protein produced by certain white blood cells, lymphocytes in response to entry into the body of a foreign substance. It means antigen in order to render it harmless. एंटीबॉडी जो है एक खास प्रोटीन होता है जो कि वाइट ब्लड सेल लिम्फोसाइट्स के द्वारा बनाया जाता है। कब, जब कोई एंटीजन, कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है तो बॉडी को कोई नुकसान ना पहुँचे, तब एंटीबॉडी तैयार किया जाता है।
Blood groups. Landsteiner discovered 4 blood groups in human beings based on the mutual capability of the antigens and antibodies. They are A, B, AB and O. लैंडस्टीनर ने 4 ब्लड ग्रुप की खोज की मनुष्यों के अंदर, जो उनके सामंजस्य और क्षमताओं के आधार पर थी, एंटीबॉडीज और एंटीजन के कम्बिनेशन के आधार पर थी। ये 4 तरह की होती हैं, A, B, AB और O. A person having O blood group can give blood to all groups and hence called universal donor. एक व्यक्ति जिसके पास O ब्लड ग्रुप है, यह सभी ग्रुप वालों को खून दान कर सकता है, इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, मतलब ये दानदाता है। Similarly, a person with AB blood group is called universal recipient and he can receive blood of all other groups. उसी तरीके से एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप AB है, उसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, मतलब सर्व, अब वो दाता है देने वाले, तो क्या है लेने वाले, किसी से भी ले सकते हैं। हिंदी सब मुझे ठीक से नहीं पता इसका। ब्लड ग्रुप O डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो O ब्लड ग्रुप है उसके आरबीसी की सतह पे कोई एंटीजन नहीं होता। देयरफॉर नो रिएक्शन विल अकर विद द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट। तो इस वजह से O ब्लड ग्रुप आप किसी को भी दोगे तो सरफेस पे एंटीजन होता नहीं। तो अब सरफेस पे जब एंटीजन होता नहीं, अब यही एंटीजन जब सेल के अंदर जाता है, किसी की बॉडी के अंदर जाता है, तो उसकी बॉडी क्या करती है, इसको पहचानती है और उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। अब यहाँ पे एंटीजन है ही नहीं, तो आप O ब्लड ग्रुप किसी के भी शरीर में डाल दो, एंटीजन न होने की वजह से कोई रिएक्शन नहीं होगा और आसानी से लेने वाला ब्लड को ले पाएगा। द प्लाज्मा ऑफ ब्लड हैविंग ब्लड ग्रुप AB डू नॉट हैव एंटीबॉडीज, देयरफॉर रिएक्शन विल नॉट अकर विद द एंटीजन ऑफ द डोनर्स ब्लड। और जो AB है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता, उसके ब्लड के प्लाज्मा सरफेस पे कोई एंटीबॉडी नहीं होता। अब किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड डाल दो, ठीक है, मतलब A का डाल दो, B का डाल दो, O का डाल दो, O में तो मान लो एंटीजन नहीं होता, A और B में होता भी है, तो AB वाले के पास एंटीबॉडी नहीं होता, इसकी वजह से उसके शरीर में खून के जाने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड है RS फैक्टर, इसको रीसस फैक्टर भी कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ एंटीजन इन द ब्लड विच वॉज फर्स्ट फाउंड इन द रीसस मंकी। यह एक प्रकार का एंटीजन है जो ब्लड में पाया जाता है और यह पहली बार रीसस मंकी के अंदर देखा गया था। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द RS फैक्टर ह्यूमन बींग्स कैन बी डिवाइडेड एज RS पॉजिटिव एंड RS नेगेटिव। अब जिसके अंदर RS फैक्टर होता है उसको हम RS पॉजिटिव कहते हैं और जिसके अंदर नहीं होता है उसको RS नेगेटिव कहते हैं, लेकिन यह रीसस मंकी के अंदर ही पाया गया था। दे आर मच इम्पोर्टेंट इन चाइल्ड बर्थ इफ ब्लड ऑफ बेबी embryo is RS positive and mother is RS negative. She may lose her baby as antibodies will attack the baby. Nowadays, this condition is medically supposed not to be so serious and certain techniques and procedures are available to save the baby. कह रहा है कि ये बच्चों के जन्म में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मान लो बच्चा जो है, जो बेबी है, उसके एम्ब्रायो में जो ब्लड है वो RS पॉजिटिव है, तो RS पॉजिटिव मतलब उसके पास एंटीजन होगा, जो मदर है वो RS नेगेटिव है। अब क्या होगा कि जब बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो RS पॉजिटिव की वजह से जो उसके एंटीजन है वो माँ के ब्लड में आएंगे। माँ का ब्लड जो है वह क्या करेगा, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा उसको मारने के लिए, और जो उसको मारने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा तो पूरा बेबी क्या होगा, उसके खतरे में आ जाएगा। तो एंटीबॉडी क्या होंगे, बच्चे पे अटैक करेंगे। इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है इस तरह की आजकल बहुत खतरनाक नहीं हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल फील्ड में तरीके आ गए हैं, बहुत सारी विधियाँ आ गई हैं जिससे वे बच्चे को बचा लेते हैं। कुछ इंजेक्शंस और मेडिकेशंस आ गए हैं जो देने से ये चीज़ें रुक जाती हैं। अब आपको एक टेबल याद कर लेना है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें क्या होगा, एंटीजन क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडी क्या होगा, प्लाज्मा में बी होगा। आरबीसी पे एंटीजन क्या होगा, ए, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी। ब्लड किसको किसको दे सकते हैं, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। रिसीव किससे कर सकता है, ए से और ओ से। बी पे आओ, बी में एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी स्मॉल ए होगा। ध्यान रखना कौन सा है, किसको दे सकता है, ए बी को, बी को ले किससे सकता है, बी से और ओ से। ए बी पे आ जाओ, इसमें क्या क्या एंटीजन होता है, एंटीजन कैपिटल ए, एंटीजन कैपिटल बी, एंटीबॉडी कोई होता ही नहीं है। किसको दे सकता है, मात्र ए बी को दे सकता है, ले किससे सकता है, बी, ए बी, ए ओ, चारों से ले सकता है। ओ पे आ जाओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी होता है।
डोनेट किसको कर सकता है, ओ को, ए को, बी को और ए बी को, लेकिन खुद की बात आएगी लेने की तो केवल ओ से ले सकता है, बाकी किसी से ले नहीं सकता है। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या क्या काम है। ब्लड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पहला काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द रिस्पिरेटरी सरफेस, इट मीन्स लंग्स, बकल कैविटी टू बॉडी टिश्यूज। ये क्या करता है, लंग्स से बॉडी टिश्यूज तक ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू रिस्पिरेटरी सरफेस, और उत्तकों से रिस्पिरेटरी सरफेस तक कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है। अगला काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, भोजन का भी ट्रांसपोर्टेशन कराता है, एक जन से दूसरे होता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, पचे हुए भोजन को बॉडी के अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ब्लड ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स टू द किडनीज, लंग्स, स्किन एंड इंटेस्टाइन सो दैट दे मे बी एलिमिनेटेड। यह शरीर की गंदगी को सेल से लेके किडनी में, लंग्स में, स्किन में, इंटेस्टाइन में सभी जगह पहुंचाता है ताकि उसको बाहर निकाला जा सके। केमिकल कोऑर्डिनेशन, रासायनिक सामंजस्य और संयोजन में मदद करता है। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वाइटल टिश्यूज बाय द ब्लड। बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वे जो भी हार्मोन्स बनाते हैं, ब्लड जो है क्या है, इनको इंपॉर्टेंट टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करता है। डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, जब कभी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है उससे सुरक्षा भी करता है। व्हेन बैक्टीरिया और एनी अदर डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस एंटर्स द बॉडी, it is destroyed by WBCs. One type of WBC called lymphocytes produce antibodies against specific pathogen and so immunity against the disease is created in the body. कहते जब कोई बैक्टीरिया या कोई दूसरा बीमारी फैलाने वाला पैथोजन शरीर में आता है तो WBC जो एक प्रकार का WBC है जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं, एंटीबॉडी तैयार करता है किसी खास पैथोजन के लिए, और ये क्या करते हैं, उस पैथोजन को मारते हैं और आपके शरीर में इम्यूनिटी तैयार करते हैं उस बीमारी के लिए कि आपकी बॉडी में जब भी वो आएंगे तो शरीर उनको मार देगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का थक्का बनना, टू प्रिवेंट एक्सेस ब्लीडिंग, ब्लड प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन फॉर्म क्लॉट सो एज टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग। करें ज़्यादा ब्लड शरीर से बाहर ना निकले, इसलिए जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं कुछ प्रोटीन हैं ये थक्का बनाते हैं ताकि आगे ब्लीडिंग रुक सके। आज के इस टॉपिक में मैं वीडियो को ही समाप्त करूँगा क्योंकि बैटरी थोड़ा सा लो है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ जल्द ही। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन देखिएगा जिससे थोड़ा चैनल का वॉच टाइम बढ़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।